हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आज हम देखने जा रहे थे क्लास 8 सोशल साइंस का हिस्ट्री के पार्ट का जो एक्सरसाइजेस वाला जो सेकंड पार्ट था वो आज कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम देखते हैं 7th क्वेश्चन रह गया था, 3 क्वेश्चन रह गए थे एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन है, discuss the various form that the non-cooperation movement असहयोग आंदोलन took in different parts in India. How did the people understand गांधी जी? तो इसको भी हम इस तरह से तैयार करें कि अगर ये लॉन्ग आंसर में आए तो विस्तार से हम लिखें, और शॉर्ट आंसर में आए तो आपको 2 या 3 पॉइंट्स में भी आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं इसके। तो आंसर करें हम। ड्यूरिंग 1921 एंड 1922 इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड momentum. Thousands of students left government controlled school and colleges. Many lawyers gave up their practices. British titles were surrendered. Legislature were boycotted. People lit public bonfires of foreign clothes. In most cases, the calls for non-cooperation were related to local grievance. तो इतना पार्ट है जो हमारा क्वेश्चन है, उसको हम एक बार फिर से देख लें। डिस्कस द वेरियस फॉर्म दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुक द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो असहयोग आंदोलन में लोगों ने क्या क्या किया, कैसे असहयोग किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसके हमने ये 5 पॉइंट्स लिखे कि हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेजेस को और स्कूल्स को छोड़ दिया। बहुत से लॉयर्स यानी जो वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उस कार्य को। सरकार से असहयोग किया। ब्रिटिश टाइटल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टाइटल देती थी नागरिकों को या लोगों को या विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले लोगों को, उनका भी त्याग लोगों ने कर दिया। सर की उपाधि दिया करते थे, या राय बहादुर की या राय साहब, इस तरह की उपाधियां वो दिया करते थे, तो उनका त्याग कर दिया, सरेंडर्ड कर दिया उनको। लेजिस्लेचर वर बॉयकॉट, तो उस समय भी जो थोड़ा बहुत चुनाव से संबंधित कार्य होता था उसका भी त्याग कर दिया लोगों ने। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर द फॉरेन क्लोथ्स, जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाने का कार्य भी उस समय किया गया। इन मोस्ट केसेस द कॉल्स फॉर नॉन कोऑपरेशन वर रिलेटेड टू लोकल ग्रीवेंसेस। तो लोकल स्तर पर इस तरह का कार्य किया गया। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ लोकल स्तर पर ये असहयोग आंदोलन हुआ। इन खेड़ा गुजरात, पाटीदार पीजेंट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेन द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड फॉर द ब्रिटिश। इन कार्यों के साथ और क्या कार्य हुए, तो खेड़ा नाम का स्थान है गुजरात में, वहाँ पर पाटीदार जो किसान थे उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई असहयोग अहिंसात्मक उन्होंने कैंपेन चलाया और रेवेन्यू जो मांग रहे थे उसका विरोध किया। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिकर शॉप वर पिकेटेड।
तो जो लिकर शॉप यानी जो शराब की दुकानें थी उनको बंद कर दिया। द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल एंड पुअर पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश का और जो आदिवासी किसान थे तमिलनाडु के, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इन्होंने क्या किया कि जो कानून बनाए थे अंग्रेजी सरकार ने जंगलों में जाने के खिलाफ, उसका इन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह नाम दिया उसको। दे स्टेटेड अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, sometime sending their cattle into forest without paying grazing fees। उस समय चर ग्रेजिंग यानी चर गाय की जो चराई होती है, गाय चरती हैं, घास खाती हैं, उनकी फीस लगा करती थी। तो ये अपने मवेशी छोड़ दिया करते थे विरोध स्वरूप कि हम कोई फीस नहीं देंगे गाय चरने की, या मवेशी बकरी या जो भी उनके पालतू मवेशी होती थी, इस तरह से उन्होंने विरोध किया। इन पंजाब में क्या हुआ? द अकाली एजिटेशन ऑफ सिख साउथ टू रिमूव करप्ट महंत सपोर्टेड बाय ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास। तो गुरुद्वारा से उन लोगों को निकाल दिया गया जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे। इन आसाम, ये हमने ये घटना एक गुजरात की ले ली। गुजरात में पाटीदार पीजेंट्स ने जो इनकार किया रेवेन्यू देने से। फिर एक कोस्टल और आंध्रा और इंटीरियर तमिलनाडु, यहाँ पर लिकर शॉप को बंद किया गया, शराब की दुकानों को। फिर गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ट्राइबल और जो गरीब किसान थे उन्होंने जो कानून बनाए थे जंगल संरक्षण के नाम पर, उनको तोड़ा, उनको वायलेट किया। असम में क्या हुआ? इन असम टी गार्डन लेबरर्स डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। तो उन्होंने भी अपना जो मजदूरी थी उसको बढ़ाने की डिमांड की। When the demands were not met, they left the British owned plantation। फिर जब बढ़ोतरी नहीं की गई तो उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स ने जो चाय के बागान अपने कब्जे में रखे थे, उनमें उन्होंने मजदूरी करने से इनकार कर दिया या छोड़ दिया। People thought Gandhiji as Masiha, someone who could help them overcome their misery and poverty। जो उनकी गरीबी और उनकी जो समस्याएं हैं उनको निदान करने का एक मसीहा समझते थे गांधी जी को लोग। Peasant believed that he would help them in their fight against जमींदार। तो जमींदारों के खिलाफ जो पीजेंट्स की जो लड़ाई थी, वो गांधी जी पर भरोसा करते थे कि इसमें ये हमारी सहायता करेंगे। While एग्रीकल्चर लेबरर्स फेल्ड दैट ही वुड प्रोवाइड देम विथ लैंड। और जो खेतीहर मजदूर थे वो ऐसा सोचते थे, फील करते थे कि गांधी जी उन्हें जमीन दिलाएंगे। इस तरह से ये चैप्टर 8 है, ये 8 चैप्टर का 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why did गांधी जी चूज द ब्रेक द साल्ट लॉ? नमक कानून को तोड़ना गांधी जी ने क्यों चुना? गांधी जी चूज द ब्रेक द साल्ट लॉ as British government had a monopoly on the manufacture and sale of the salt. It also imposed a tax on the sale of salt. Gandhiji believed that it was sinful to tax salt as it was an essential part of food.
he led a march to coastal town of Dandi, where he broke the salt law by gathering natural salt found on the seashores and boiled seawater to produce salt. This march related the general desire of freedom to specific grievance shared by everybody and thus did not divide the rich and the poor. तो क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का ही क्यों निर्णय किया। तो नमक कानून तोड़ने का चुनाव क्यों किया। तो गांधी जी महसूस करते थे, विश्वास करते थे कि ये बहुत तकलीफ देह है कि नमक पर कर लगता है, क्योंकि नमक एक बहुत ही आवश्यक तत्व है हमारे भोजन का। तो उन्होंने एक मार्च का नेतृत्व किया। मार्च का नेतृत्व यानी एक रैली निकाली और दांडी गए। वो दांडी में वेयर ही ब्रोक द साल्ट लॉ, जहाँ पर उन्होंने नमक कर को तोड़ा। कैसे तोड़ा कि समुद्र के पानी को उबालकर उसमें से बॉइलिंग सी वाटर एंड प्रोड्यूस साल्ट, तो साल्ट का निर्माण किया। दिस मार्च रिलेटेड टू जनरल डिजायर, यह मार्च था संबंधित था लोगों की आकांक्षा, फ्रीडम की जो आकांक्षा थी लोगों की, उससे ये संबंधित था और शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड दस, और प्रत्येक लोगों को ये अपील करता था, यहाँ अमीर गरीब का फर्क भी मिट जाता है। डिस्कस दोज डेवलपमेंट ऑफ 1937 to 47 पीरियड दैट लेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई 1937 से 47 के बीच में कि पाकिस्तान बनने में जिन्होंने मदद की। ये भी उसी तरह का आंसर है कि अगर लॉन्ग आंसर में आया तो आपको विस्तार से लिखना है, और शॉर्ट आंसर में आया तो आप 2 पॉइंट्स भी लिख के 3 पॉइंट्स भी लिख के अंक अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें हम देख लें डेवलपमेंट लीडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्या क्या हुआ। अ टू नेशन थ्योरी फ्रॉम 1930s, मुस्लिम लीग बिगेन viewing the Muslims as separate nation from the Hindu। यहाँ उसकी शुरुआत हो रही है 1930 में, जब पहली बार ये प्रस्ताव आया कि हिंदुओं से अलग एक देश हमें चाहिए, ये मुस्लिम लीग नाम की पार्टी ने कहा, और ये उसने देखना शुरू किया और इस तरह से उन्होंने बढ़ाया। प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937, the provincial election of 1937 convinced the league that Muslims were minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. It feared that Muslims may even go unrepresented। तो 1937 में जो राज्य स्तरीय प्रोविंसेस थे, जो यानी कहा जाए उनको उस समय के स्टेट कहा जाए, उनको छोटे राज्य कहा जाए, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग ने जो चुनाव हुए उसमें लोगों को समझा लिया कि हम माइनॉरिटी में हैं, हम कम संख्या में हैं और हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। रिफ्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है 1937 में। 1937 द कांग्रेस रिजेक्टेड मुस्लिम लीग्स प्रपोजल फॉर ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस।
दिस एनॉयड द लीग। तो 1937 में लीग ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं राज्यों के लिए। तो इससे कांग्रेस ने इनकार कर दिया और मुस्लिम लीग को ने इस घटना से मुस्लिम लीग नाराज हो गई। वाइड मास सपोर्ट बेस फॉर मुस्लिम लीग। अब इसको एक बड़ा समर्थन मिला। इन द 1930s द कांग्रेस failed the mobilize the Muslim masses. This allowed the Muslim League to widen its social support. It saw the enlarge its support in the early 1940 when most Congress leaders were in jail. तो शुरुआत में तो मुस्लिम लीग का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब कांग्रेस के लीडर्स जेल चले गए तो उस समय मुस्लिम लीग के लीडर्स उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के मन में ये भ्रम डालने में सफलता हासिल कर ली कि मुस्लिम की जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग है और मुस्लिम का जो देश है वो पाकिस्तान है। तो लोगों ने इनको 1946 में एक बात और समझ लें, अंग्रेजों के काल में मुस्लिम यानी उन सीटों पर वो सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, यानी पार्टी चाहे जो हो कैंडिडेट मुस्लिम ही रहेगा। तो कांग्रेस का कहना था उस समय कि हम विभाजन नहीं करेंगे और मुस्लिम लीग का कहना था कि अगर हमारे चुने हुए प्रत्याशी आ जाते हैं जीतकर चुनाव तो हमें मुस्लिम देश चाहिए और फिर हम जो संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारा अपना देश अलग होगा और हमारा संविधान भी अलग होगा। तो 1946 में इसके पहले हम देख लें फेलियर ऑफ टॉक्स, यानी बातचीत जो दोनों के बीच में वो फेल कैसे हो गई। एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 the British opened negotiation between the Congress, the League and themselves for independence of India. However, the talk failed as the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslims, and Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. उस समय कांग्रेस को बहुत से मुस्लिम सपोर्ट करते थे, वो मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करते थे। जो कांग्रेस कहती थी कि देश एक रहेगा और मुस्लिम लीग कहा करती थी कि देश को अलग करेंगे। तो जब ब्रिटिशर्स ने देश की आज़ादी के लिए चर्चा करनी शुरू की गांधी जी से या कांग्रेस पार्टी से, तो उसमें मुस्लिम लीग ने शामिल होने से इनकार कर दिया और जब मुस्लिम लीग ने शामिल होने से इनकार किया तो वो वार्ता फेल हो गई। अब इलेक्शन आया 1946 का। अब देखिए इलेक्शन में प्रत्याशी मुस्लिम सीटों पर रहेंगे मुस्लिम, ये तय है, चाहे कांग्रेस पार्टी प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए उसमें इलेक्शन टू प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946. Congress did well in the general constituency, but the League success in seats reserved for Muslim. अब यहाँ एक गड़बड़ ये हो गई कि कांग्रेस बाकी तो सब जगह जीती, लेकिन जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट्स थी वहाँ पूरे देश में ख़ास तौर पे बड़े हिस्सों में वहाँ मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग को वोट किया, यानी उनने एक तरह से अलग देश की मांग कर दी
मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि मुस्लिम लीग को बहुमत मिल गया। और कहा जाता है कि उस समय जो 4 बड़े क्षेत्र थे, मुंबई, यूपी, सीपी यानी सेंट्रल, इन सभी जगहों की मुस्लिम्स ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया और इन सभी जगहों से मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग जीत गई, जो कहती थी हम अलग पाकिस्तान बनाएंगे। तो इस आंसर को हम देख लें। प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946 इलेक्शन टू प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। ये फिर से हुए चुनाव। द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सामान्य सीटों से तो कांग्रेस जीत गई, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम वाज spectacular. This led to more demand for separate nation for Muslims. तो इस तरह से ये वो परिस्थितियां थी जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो 37 से 47 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान का निर्माण हो गया। तो सबसे बड़ा जो कारण बना वो था मुस्लिम सीटों से मुस्लिम लीग को सपोर्ट मिल जाना। ये ऐसी घटना थी जिसके कारण उन्होंने उनकी डिमांड्स बढ़ती गई। उन्होंने कहा हम तो अलग देश लेकर रहेंगे और फिर अंततः देश का विभाजन हो गया। तो इस तरह से ये विभाजन का जो क्वेश्चन था कि 1937 से 47 के पीरियड में क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। तो इस तरह से ये चैप्टर 8 कंप्लीट होता है और आशा है कि आप प्रसन्न होंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो अभी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। आप प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।